हेलो नमस्कार। मेरा नाम अनिल सक्रवा और कक्षा 12 के सिलेबस में डे 110110 में और विद्युत चुंबकीय प्रेरण अपना चैप्टर चल रहा है, उसमें कंप्लीट हो गया चैप्टर। अब हम उसमें उसके न्यूमेरिकल क्लास करना है। कुछ न्यूमेरिकल जितने हो पाएंगे अपने वो करके देखेंगे, बाकी न्यूमेरिकल्स आप खुद करके देखें और कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दें, उसका जो सॉल्यूशन है वो कर दिया जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन है उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 अपने पास है, यदि किसी प्रेरकत्व में धारा का मान दुगना कर दिया जाए तो संग्रहित ऊर्जा कितने गुना हो जाएगी। क्वेश्चन है अपने पास कि यदि धारा का मान दुगना कर दिया जाए I इक्वल टू करते हैं 2I, तो संग्रहित ऊर्जा इसमें प्रेरक में ये पूछा गया है, प्रेरक में संग्रहित ऊर्जा कितने गुना हो जाएगी। तो पहले तो हमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन हर चैप्टर के अंदर है, ऐसे क्वेश्चन और हर टॉपिक के अंदर है। जो भी वैल्यूज दी गई है उसमें कुछ परिवर्तन करने को कहा जा सकता है। तो सबसे पहले क्या करना है, जिसे भी टॉपिक से वो फॉर्मूला उस जिस फॉर्मूले से वो आपने वो क्वेश्चन पूछा गया है वो फॉर्मूला हम लिख लें। U इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 1/2 Li स्क्वायर, ये है। यहाँ हमने क्या इसे इक्वेशन फर्स्ट दे दो क्योंकि कंपेयर हमें इसी से करना है। ये एग्जैक्ट वैल्यू है इसकी नॉर्मल केस में। इस केस में क्या कहा गया है, व्हेन I इज इक्वल टू 2I, तो अपने को U पे बताना है कि क्या करना पड़ेगा। तो हम क्या करें, अगर I की जगह क्या पुट कर दें 2I पुट कर दें तो रिजल्ट में भी चेंज होगा। We can assume U dash is the result 1/2 L, this is the 2I square and value that 1/2 L 4I square। ऐसे में क्या करो, कभी भी आप कोई वैल्यू कैंसिल आउट मत करो। जो फॉर्मूला है इक्वेशन फर्स्ट जो आपने दी है वो एज इट इज आपको वापस मिल जाएगी, उसको कैंसिल आउट मत करो, वरना फिर हमें कंपैरिजन करने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ से 4 को तो एज इट इज रख लें और वैल्यू आ गई 1/2 Li स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, ये किसके बराबर है, ये U के बराबर है। जो नया रिजल्ट चल रहा है दैट इज U डैश, तो U डैश इज इक्वल टू क्या हो गया 4U। इसका मतलब अब इसमें संचित ऊर्जा जो है वो पहले की तुलना में कितने गुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। सभी टॉपिक में ये बात आती है, जैसे अगर ये कहीं ओम के नियम में बात कर लें या कूलाम के नियम में बात कर लें, संधारित्र के लिए ऊर्जा की बात करें, कोई भी जितने भी टॉपिक पढ़े हैं सब में ये बात अप्लाई होती है कि आपको उसकी जो राशि है जिस पे निर्भर करता है उसका मान, उसमें अगर परिवर्तन करने को कहा जाए तो फिर उससे रिजल्ट कैसे आएंगे वो देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 2, किसी विद्युत परिपथ को अचानक तोड़ने पर उस स्थान पर चिंगारी उत्पन्न क्यों होती है। किसी विद्युत परिपथ को अचानक जब तोड़ने का मतलब जब बंद करते हैं तोड़ते हैं तो उसमें कंटिन्यू जो धारा का फ्लो है वो रुक जाता है और उसके विपरीत हम जो धारा बंद होती है तो वो अन्योन्य प्रेरण क्या के अनुसार क्या करता है, उसके लेंस के नियम के अनुसार उसके बंद होने का विरोध करता है, यानी वो धारा वहां बड़ी रहना चाहती है जिसके कारण वो चिंगारी के रूप में दिखाई देती है। तो इसका जो रीजन है वो है अन्योन्य प्रेरण। फिर आपकी बात नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन जो है वो, दो कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरण गुणांक किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। दो कुंडलियों में अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान कैसे बढ़ाया जा सकता है। अब अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान होता क्या है वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इसके लिए m का फॉर्मूला हमने निकाला था, म्यू नॉट इस तरह से था n1 n2 a/L, इस प्रकार का फॉर्मूला हमने सोल्व किया था। तो इसका मतलब क्या हो गया, अन्योन्य प्रेरकत्व का जो मान है वो किस बात पर निर्भर कर रहा है, दोनों जो परिनालिकाएं हैं कुंडलियां हैं उनमें फेरों की संख्या पर निर्भर कर रहे हैं, क्षेत्रफल पर निर्भर कर रहा है। इनके सबके क्या है समानुपाती, म्यू नॉट तो कांस्टेंट है और लंबाई के बीच का अनुपाती। अब आप उसे कैसे बढ़ाया जा सकते हैं, तो 3 तरीके हैं बढ़ाने के, कि आप इसको बढ़ा दें, इसको बढ़ा दें और इसको बढ़ा दें, यानी दोनों परिनालिकाओं में फेरों की संख्याओं को बढ़ाकर बढ़ाया जा सकता है, उनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को बढ़ाकर भी बढ़ाया जा सकता है। और तीसरी बात इसके अंदर कि परिनालिका की लंबाई को कम करके भी अन्योन्य प्रेरकत्व का मान बढ़ाया जा सकता है। तो आप इस तरह से ध्यान रख सकते हैं कि समानुपाती जो है n1 n2 और a के और बीच का अनुपाती है l के।
तो इसको बढ़ाना है तो ये व्युत्क्रमानुपाती वाली वैल्यू कम करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्या है, एक कुंडली के फेरों की संख्या उतनी ही रखकर उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यदि दुगना कर दिया जाए तो स्वप्रेरकत्व का मान कितना होगा। एक कोई कुंडली है उसमें फेरों की संख्या में परिवर्तन नहीं करना है, लेकिन क्या करना है उसमें अनुप्रस्थ काट को दुगना करना है। तो ये फॉर्मूला उसमें हो गया है स्वप्रेरकत्व में। स्वप्रेरक में एक ही कुंडली होती है तो क्या होता है वहां दोनों n n ही आता है, 1 और 2 नहीं एज्यूम करते हैं, तो n into n क्या हो जाता है, n स्क्वायर हो जाता है। तो वैल्यूज की क्या आएगी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 अपना उसमें n से लिखते हैं उसे l से l इज इक्वल टू म्यू नॉट n स्क्वायर a अपॉन l, ये वैल्यू रहती है उसमें। तो अब इसमें क्या कहा गया, फेरों की संख्या में तो परिवर्तन करना नहीं है, यानी नंबर ऑफ टर्न्स को भी कांस्टेंट कर दिया गया है। तो दो बातों पर निर्भर कर रहा है, लंबाई के बारे में कुछ कहा नहीं गया है तो हमें यूज नहीं करना है। क्या कहा गया है, क्षेत्रफल को दुगना कर दिया जाए। तो a को क्या कर दिया, a को कर दिया 2a। जब a को 2a कर दिया तो यहां लिख देंगे नया मान आ जाएगा l डैश इज इक्वल टू, या 2a करेंगे तो क्या आ जाएगा म्यू नॉट n स्क्वायर 2a अपॉन l, ये क्या आ जाएगा 2 एज इट इज म्यू नॉट n स्क्वायर a अपॉन सॉरी a अपॉन l, और ये किसके बराबर है, वो जो अभी बात की थी, जिस तरह से ये क्वेश्चन है उसी तरह से वो है। तो जिस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है उसको इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर लें और फिर उसका रिजल्ट की फॉर्म में जो रिजल्ट आता है उसको चेंज करके लिखते हैं। तो यहाँ इसमें पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट, ये वैल्यू इक्वल है तो l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 into l। इस प्रकार क्या हो गया, स्वप्रेरकत्व का मान जो है अगर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को बढ़ा दिया जाए या दुगना कर दिया जाए तो नया जो स्वप्रेरकत्व है वो भी पहले की तुलना में 2 गुना हो जाएगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 इसमें। नेक्स्ट 5वां जो क्वेश्चन है वो है धारामापी के त्रोड़ में भंवर धाराओं के प्रभाव को किस प्रकार से कम किया जा सकता है, भंवर धाराओं के प्रभाव को कैसे कम किया जा सकता है। तो ये बात हम पढ़ चुके हैं, थ्योरी में हम लिख चुके हैं ये बात कि भंवर धाराओं के हमने लाभ हानियां और कम करने के उपाय किए थे। इसमें हमने एक बात की थी कि भंवर धाराओं कम करने के लिए जो भी लोहे की क्रोड हम यूज कर रहे हैं उसको पतली क्रोड में डिवाइड कर लें, उसको पतली पतली शीटों में अगर विभाजित कर दिया जाए तो उसका जो मान है वो पहले की तुलना में कम हो जाएगा, उसको कम किया जा सकता है, जिससे भंवर धारा एक शीट में जो उत्पन्न होगी वो अगली शीट में ट्रांसफर नहीं होगी, जुड़ेगी नहीं, अलग अलग रहेंगी। तो भंवर धारा कम करने के लिए सिंपल आप क्या कर सकते हो कि पतली क्रोड के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ये बात आप इसके अंदर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, एक वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर है। यदि वलय 2i कैप माइनस 2k कैप इंटू 10⁻⁴ टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र में रखी हो तो वलय से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात हो। देखो हमें फ्लक्स निकालना है तो इसके लिए आपको फाई निकालना है। फाई इक्वल टू क्या होता है b डॉट dy, दोनों सदिश राशि है इनका अदिश गुणा होता है, या इसको लिख लेते हैं b a cos थीटा भी लिख देते हैं, थीटा पे डिपेंड करती है वैल्यू। अब यहाँ देखो जब आपको सदिश फॉर्म में दे रखे हैं तो 11th में बहुत डिटेल से पढ़ते हैं सदिशों का सदिश गुणा और अदिश गुणा। तो b डॉट a क्या होता है, अदिश गुणा होता है। फ्लक्स एक अदिश राशि है, गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को फ्लक्स कहते हैं। तो फाई इक्वल टू क्या होगा b डॉट a। तो आप किसी फॉर्म में वैल्यूज जो है वो पुट करते हैं इसके अंदर। अपने पास देखो फाई की वैल्यू जो वो b की वैल्यू है, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। b की जो वैल्यू है 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर, ये हो गया, ये सॉरी ये तो एरिया है क्षेत्रफल, और b का जो मान दे रखा है वो दे रखा है 2i कैप माइनस 2k कैप गुणा 10⁻⁴ टेस्ला। तो फाई इज इक्वल टू बी ए है, तो b और a मल्टीप्लाई कर दो 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप डॉट 2i कैप माइनस 2k कैप, ये दोनों का वैल्यू संख्या है डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगी 10⁻⁴। तो ये आ जाएगा 3 × 2
6 हो जाएगा, ये I डॉट I 1 होता है, J डॉट J 1 होता है और K डॉट K 1 होता है। J नहीं है यहाँ 0 है तो 0 हो जाएगा और ये -4 आ जाएगा, K डॉट K 1 हो गया। ये आ गया 10 की पावर माइनस का 6। तो फाई इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 गुणा 10 की पावर माइनस 6 वेबर। ये वेबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एग्जांपल्स हैं जो बुक में दे रखे हैं। वृत्ताकार कुंडली 5 गुणा 10 की पावर माइनस 3 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र में 60 डिग्री कोण पर रखी गई है। कुंडली का क्षेत्रफल 4 मीटर स्क्वायर हो तो कुंडली से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करो। तो हमने क्या क्या दे रखा है, देखो इसकी लैंग्वेज जरूर ध्यान रखिए इस इक्वेशन की। आपको दे रखा वृत्ताकार कुंडली चुंबकीय क्षेत्र, तो हमें बी का मान दे दिया 5 गुणा 10 की पावर माइनस 3 टेस्ला और चुंबकीय क्षेत्र में 60 डिग्री कोण पर रखी है। वृत्ताकार कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र से 60 डिग्री कोण पर रखी है। इस बात को जरूर ध्यान रखें कि ये हमें दे रखा है चुंबकीय क्षेत्र। थोड़ी सी लैंग्वेज में कंफ्यूजन दे दी जाती है, ध्यान रखना है। आपने को ये दे दिया कि कुंडली जो खुद कितने डिग्री पर है, इससे 60 डिग्री पर है। ये जो कोण है वो कितना है, 60 डिग्री पर है। और इसका जो हम परपेंडिकुलर लेंगे लंबवत दिशा किसकी लेते हैं, कुंडली कोई भी जो सतह है उस सतह की लंबवत होती है दिशा उसकी। तो इसकी लंबवत कितना है, इसकी लंबवत आएगी, लंबवत के लिए 90 डिग्री होगा, 60 डिग्री से खुद ही झुकी हुई है तो इधर कितना बच गया 30 डिग्री। तो इसके लिए थीटा जो है वो 60 डिग्री काम नहीं आएगा, फॉर्मूला में ये काम आएगा फाई इज इक्वल टू बी cos थीटा, क्योंकि यहाँ हमें क्षेत्रफल दे दिया 4 मीटर स्क्वायर है, ए का मान दे दिया 4 मीटर स्क्वायर और अब यहाँ थीटा दिया गया तो थीटा के अनुसार सोल्व करना है, क्योंकि हमें सदिश राशि फॉर्म में नहीं दिया गया। सदिश फॉर्म में बता जे की फॉर्म में तब तो अपने b डॉट डी से सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ थीटा ध्यान रखना कितना यूज होगा, 30 डिग्री यूज होगा। तो फाई इज इक्वल टू क्या देगा, बी ए cos थीटा। वैल्यूज पुट कर दो, बाकी कैलकुलेशन तो आप कर लेंगे। 4 into cos 30 जो वैल्यू होती है वो होती है जितनी साइन 60 भी होती है √3/2 होती है। तो वैल्यू पुट कर दो इसमें 5 मल्टीप्लाई 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय √3/2 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से और ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, पावर -2 बच जाएगी तो √3 × 10⁻² वेबर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, लिख लें इसे, आप स्क्रीनशॉट ले लें, थोड़ा स्पीड से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कुंडली चुंबकीय क्षेत्र बी में इस प्रकार से रखी गई है, कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है। यदि कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स 5b = 2t² - 6t + 9 मिली वेबर दे रखा है। MWB लिखा है, WB का मतलब वेबर है और M का मतलब है मिली वेबर हो तो t = 5 सेकंड में कुंडली का EMF ज्ञात करो। विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन हमें दे रखा है कि 5b की जो वैल्यू है वो है 2t² - 6t + 9 मिली वेबर। आप इसे चाहें तो एज इट इज रख सकते हैं और चाहें तो इसको 10 की पावर -3 करके वेबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। चाहे तो कन्वर्ट कर लें इसे, गुणा क्या आ जाएगा, ये मिली वेबर है और ये वैल्यू आ गई 2t² - 6t + 9 और इंटू 10 की पावर -3 और ये हो गया वेबर। 5b की वैल्यू है ये। अब अपने क्या ज्ञात करना, t = 5 सेकंड पर EMF ज्ञात करना है, EMF ज्ञात करना t = 5 सेकंड पर। तो EMF के लिए फॉर्मूला क्या है अपने पास, फैराडे का नियम है। फैराडे के नियम से E = क्या होता है, -dϕ/dt। B है तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही होता है। माइनस क्या शो करता है, लेंस लोगो शो करता है कि इसकी दिशा इस प्रकार से होती है कि इस कारण का विरोध करती है जिसके कारण इसकी उत्पत्ति होती है। तो हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, हम इसका क्या ले सकते हैं, मैग्नीट्यूड ले सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड ले लें, सोल्व कर लेते हैं, d/dt और ये वैल्यू पुट करते हैं 2t² - 6t + 9 × 10⁻³ वैल्यू पुट करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन कर ले 10 की पावर -3 तो कांस्टेंट एज इट इज आ जाएगा। इसका करेंगे t² का क्या होता है, x की पावर n का d/dx कर लेते हैं डिफरेंशिएशन तो n x की पावर n - 1 फॉर्मूला होता है, ध्यान रखें, नहीं पता है तो
तो यहाँ क्या होता है, पावर जो है n का मान 2 है, 2 आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा और पावर n - 1 2 - 1 बच जाएगी। तो ये आ जाएगा 2 एलईडी और ये आ जाएगा इसका 2t - 6 का एलईडी। t का करेंगे तो dt/dt आ जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस 9 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा। ये वैल्यू आ जाएगी × 10⁻³ वोल्ट में आएगा इसका मान। तो ये आ गया 2 × 2 करेंगे 4 t - 6 और 10⁻³ वोल्ट। अब देखो इसमें क्या पूछा गया है, t बराबर 5 सेकंड पर, तो t की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 सेकंड। अगर नहीं दे रखी हो तो आप यहाँ तक छोड़ सकते हैं, इसे इस फॉर्मूले में ही सोल्व करेंगे। लेकिन अगर t का मान दे दिया गया है तो वो भी हम रखेंगे, उसके अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। तो t बराबर 5 रख दो जहां t आ रहा है, तो 4 × 5 - 6 × 10⁻³ वोल्ट। तो ये आ जाएगा 20 - 6 14 × 10⁻³ वोल्ट, या इसे क्या लिख सकते हैं 14 मिली वोल्ट। इसलिए मैंने कहा था शुरू में आप नहीं चेंज करते हैं, मिली रखेंगे तो ये भी मिली में आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी चेंज कर ले ज्यादा बेटर है कि ऐसे ही फॉर्म में लेकर सके इसे। तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अगर आपको 5 की वैल्यू दे रखी है तो आपको क्या करना है, इसे पहले कन्वर्ट करना है और फिर चेंज करना है। अगर आपको यूनिट डायरेक्ट नहीं दे रखी है तो कन्वर्ट कर लो और फिर इसे सॉल्व कर लो। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें ये एग्जांपल है 9.4 है ये एग्जांपल, और किसी ने कमेंट में भी पूछा था कि ये एग्जांपल कैसे होगा। थोड़ा सा अलग तरह से दे रखा है क्वेश्चन को, लैंग्वेज थोड़ी हमें समझनी पड़ेगी। क्या दे रखा है इसके अंदर, डायग्राम जैसे क्वेश्चन में बनाया गया है वैसे यहाँ भी बना दिया पड़ेगा। क्या दे रखा है क्वेश्चन दे रखा है हमें कि संलग्न ग्राफ, जो ग्राफ हमें दिया गया है क्वेश्चन के साथ में, संलग्न ग्राफ किसी समय आश्रित चुंबकीय क्षेत्र Vt को दर्शाता है। समय आश्रित चुंबकीय क्षेत्र Vt को दर्शाता है, यानी यहाँ चुंबकीय क्षेत्र का मान किस पे निर्भर कर रहा है, समय पे निर्भर कर रहा है। इसीलिए आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं Vt, ऐसे लिखा है ग्राफ में Vt, यानी b का जो मान है किस पे, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। टाइम जैसे चेंज हो रहा है वैसे वैसे b का मान भी चेंज हो रहा है। किस प्रकार से चेंज हो रखा है वो ग्राफ में दे रखा है। पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ के बता देता हूँ क्या है। संलग्न ग्राफ किसी समय आश्रित चुंबकीय क्षेत्र Vt को दर्शाता है जो किसी चालक लूप पर एक समान रूप से अस्तित्व में होता है। चालक लूप पर एक समान रूप से अस्तित्व में होता है, यानी समय का मान एक समान रूप से, जितना पार्ट ये टाइम का है उतना पार्ट ये टाइम का है, उतना पार्ट ये उतना पार्ट ये एक समान रूप से दे रखा है। चुंबकीय क्षेत्र भी दिशा लूप के तल के लंबवत है। चित्र को 4 भागों ABCD को प्रेरित विद्युत वाहक बल के आधार पर अधिकतम को पहले लेते हुए क्रमित कीजिए। यानी चित्र के 4 भाग हैं, ये A, B, C और D। इसमें हमें क्या निकालना है, विद्युत वाहक बल निकालना है और अधिकतम को पहले लेते हुए क्रमित करना है। क्रमित करने का मतलब ये जिस भाग में ज्यादा आ रहा है, जैसे E का मान B में मान लो ज्यादा आ रहा है तो B पहले आ जाएगा, फिर ग्रेटर देन फ्रॉम दैट अनदर वैल्यू, ग्रेटर देन फ्रॉम अनदर, ग्रेटर देन फ्रॉम अनदर, तो घटते क्रम में इसको लिखना है। ये डायग्राम अपने पास दे रखे हैं। अब देखो आपको सोल्व कैसे करना है इसको। 5 E का जो मान है वो निकालना है। E का मान होता है -d∅/dt। फ्लक्स के बारे में यहाँ कोई बात नहीं की गई है, किसके बारे में की है, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। एंड वी नो दैट phi is equal to BA, तो अगर जैसा हमें देगा वैसे हमें इसे कन्वर्ट कर लेना है। अपने पास नियम एक है, फैराडे का नियम। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो क्या देगा, d/dt B × A। यहां से क्या दिखाई दे रहे हैं, phi बराबर क्या है BA। यहां से क्या दिखाई दे रहे हैं कि A तो कांस्टेंट है, चेंज क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र के अनुसार परिवर्तन हो रहा है। तो आप इसको क्या लिखेंगे, A as it is dB/dt। माइनस चल रहा है, या माइनस क्या दिशा को बताता है लेने के नियम से, तो यहाँ कैलकुलेशन में इसको मैग्नीट्यूड ले सकते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं A dB/dt। इसका मतलब जो है A के बारे में तो यहाँ कुछ कहा ही नहीं गया है, इसका मतलब A को छोड़ दो, A इसमें काम नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब E जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, E डिपेंड कर रहा है dB/dt पे, इस पे डिपेंड कर रहा है। इस फॉर्मूले को हमें इसके अंदर यूज करना है। अब यूज कैसे करना है,
डीपी का मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, डीटी का मतलब चेंज इन टाइम। अब यहाँ बी में चेंज हो रहा है, उसके सापेक्ष टाइम में कितना चेंज है, अलग अलग भागों में हमें देखना है। जैसे यहाँ से चलेंगे, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो टाइम टी हो जाएगा, उतना ही टाइम यहाँ लग रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, टी और जुड़ गया 2t हो गया, उतना ही यहाँ लग रहा है, यहाँ कितना हो जाएगा, टी हो गया, उतना ही यहाँ लग रहा है, कितना हो जाएगा, 4t हो गया, सब में बराबर टाइम लग रहा है, समान रूप से ये प्रक्रिया हो रही है। अब देखो आपको ए भाग का निकालना है, इसके लिए ए भाग के लिए, ए भाग के लिए बात करें तो क्या होगा, प्रारंभिक जो मान है वो b1 का मान क्या है, यहाँ 0 है, और b2 का मान भी यहाँ क्या है, t समय पर भी क्या है, ग्राफ 0 पे ये ग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है, अब आगे बढ़ रहा है, तो यहीं पर है समय, यहाँ कितना है 0, यहाँ कितना हो जाता है, t हो जाता है। तो E इज इक्वल टू क्या लेना है, E इज इक्वल टू dB अपॉन dt का मैग्नीट्यूड। अब b2 माइनस b1 है, इसका मतलब क्या है, b2 माइनस b1 है अपॉन t2 माइनस t1 है, तो b2 का मान क्या है 0, b1 का मान भी क्या है 0 माइनस 0 अपॉन क्या है t माइनस 0, अंतिम मान t है, प्रारंभिक मान 0 है, तो 0 में किसके भाग में तो क्या देगा 0। तो ई ए का जो मान है EMF इन पार्ट ए दैट इज 0। अब लेते हैं बी भाग के लिए, ई बी सोल्व करें तो वही बात आएगी क्या, dB अपॉन dt। अब अंतिम मान चुंबकीय क्षेत्र और प्रारंभिक मान, बी भाग यहां से t से शुरू हो रहा है 2t तक जा रहा है, तो समय तो क्या हो गया 2t माइनस t, ये हो गया। dB क्या होगा, यहाँ इस पॉइंट पे देखें तो ये ग्राफ देखो यहाँ पहुंच गया, इसके सामने b नॉट अधिकतम मान है, b नॉट अधिकतम मान है, तो b नॉट माइनस इस बिंदु पर ग्राफ का यही है t पर, इसलिए क्या है 0, तो वैल्यू 2t में से t घटाएंगे, t क्या आ गया b नॉट अपॉन t, ठीक है, ये आ गया। दूसरा मान आ गया, तीसरा ले सी भाग के लिए वही dB अपॉन dt। सी भाग में देखो, सी भाग कौन सा है, यहां से शुरू हो रहा है 2t से कहां तक जा रहा है 3t तक, तो 2t पर देखें तो भी मान क्या है b नॉट, 3t पर देखें तो भी मान क्या है b नॉट, तो b नॉट माइनस b नॉट क्या हो जाएगा 0, ठीक है, b नॉट माइनस b नॉट, डिवाइड में कुछ भी हो 0 हो रहा है तो 0 आएगा, वैसे देखिए तो क्या हो जाएगा 3t माइनस 2t, तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ 0 अपॉन t, यानी 0 आ गई तो 0 लिखने से 0 हो गया, ठीक है। इस तरह से अब नेक्स्ट निकाल ले, नेक्स्ट में क्या हो रहा है, मान कहां से कहां तक जा रहा है, यहां से यहां तक जा रहा है, जब यहां से यहां तक जा रहा है तो इस पॉइंट पे मान कितना है, इस पॉइंट पे मान जो है वो b का जो मान है वो तो b नॉट है, इस पॉइंट पे b का जो मान है वो क्या होगा 0 हो गया, तो इसमें अंतिम मान तो 0 है और प्रारंभिक मान b नॉट है। नेक्स्ट जो इसका लास्ट पार्ट है वो डी भाग को सोल्व कर लेते हैं। एक इसके लिए जो समय दे रखा है टाइम वो इसमें बुक में दे दी रखा है, जो अपने रास्ता मोड़ की बुक है, इसमें थोड़ा करेक्शन कर लेना कि यहाँ जो मान दे रखे हैं वो रियल में इसके लिए समय का मान दिया गया है कि परिवर्तन कितने कितने समय में होगा, तो इसके लिए ये भाग t है, ये भाग 2t है, ये भाग 3t है और ये भाग 5t है, 4t नहीं है, यहाँ 4t क्या है 5t, यानी आधे समय इसे वापस परिवर्तन होते समय 0 तक होने में वापस टाइम जो है वो ज्यादा टाइम लगता है। ये वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, ये ध्यान रखना, ये वैल्यूज गिवन है। अब देखो अब इसको आगे सोल्व करते हैं डी भाग को, डी भाग की बात करें तो ई, ये तो सी था, सी का मान 0 हो गया, ई डी भाग को लें तो वही dB अपॉन dt बराबर वही b2 माइनस b1। अब इसमें अंतिम मान कितना है 0 है, यह इस बिंदु पर, और इस बिंदु पर देखें तो अंतिम मान कितना है, ये यहाँ है, इसके सामने कितना मान है b नॉट है,
तो क्या आएगा 0 माइनस बी नॉट, और टाइम कितना है 5t माइनस 3t, ये ध्यान रखना भी 40 नहीं था, जो 40 लिखा था क्वेश्चन में वैल्यूज दे रखी है यहाँ t 2t 3t 5t, यहाँ वैल्यू पुट कर दो, ये तो माइनस तो प्लस हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 5t में से 3t माइनस कर दो तो कितना हो गया, ये b नॉट अपॉन 2t ये हो गया। अब देखो, अब यहां से देख लें कितने भाग हो गए, 4 भाग हुए, ए बी सी डी। हमने इस भाग का मान निकाला तो यहाँ ए का मान आया 0, दूसरे भाग का निकाला है तो यहाँ आया बी नॉट अपॉन टी, इसका भी 0, इसका निकाला है तो बी नॉट अपॉन 2t, इसका मतलब जितना ये मान है उसका 1/2 है, उसका भी आधा है ये मान, इसका मतलब सबसे ज्यादा मान कौन सा होगा, दूसरे भाग का, उससे कम मान जो हो तीसरे भाग का, फिर उससे कम है वो पहले और तीसरे भाग का, इन दोनों का बराबर है, तो यहाँ से घटते क्रम में लिखना है, तो सबसे ज्यादा मान है ई बी का, इससे लेस देन है ई डी का, इससे लेस देन है ई ए का, और उसके बराबर ही है ई सी का। ये इसमें रिलेशन हमें प्राप्त हो जाएगा, ये इसका रिलेशन है। ये न्यूमेरिकल हमने कुछ न्यूमेरिकल किए हैं, बाकी आगे जो न्यूमेरिकल दे रखे एग्जांपल्स बिल्कुल सिंपल है, उनको करके देखना, किसी तरह की प्रॉब्लम्स आए तो आप लिख देना, 5-7 दिन के बाद में जब प्रॉब्लम्स हो जाएंगी इतनी सोल्व करने लायक 5-7 हो जाएंगी तो फिर उसकी प्रॉब्लम क्लास जो है वो अपलोड कर दी जाएगी 1 हफ्ते के बाद में। तो 1 हफ्ते में जितने भी लोग इसे देखते हैं, जो भी प्रॉब्लम आए, जिस भी क्वेश्चन में आप राशन बोर्ड की किताब से क्वेश्चन संख्या लिख दें, अभ्यास में है तो अभ्यास की क्वेश्चन संख्या लिख दें, या कोई और क्वेश्चन है तो क्वेश्चन की फोटो जो है वो अपलोड कर दें, ताकि आप इसी को प्रैक्टिस ज्यादा करें। न्यूमेरिकल के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में, ज्यादा से ज्यादा रिटर्न प्रैक्टिस करें। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम अगला चैप्टर शुरू।